हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैटल आईएएस। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम 9 नवंबर का न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे। इसमें टोटल मैंने 5 आर्टिकल लिए हैं, जिसमें पहला आर्टिकल बात करता है COP30 की जो समिट होने वाली है बेलम ब्राज़ील में। वहाँ पे इंडिया ने कहा है कि हम एज एन ऑब्जर्वर ज्वाइन करेंगे TFF में। इस आर्टिकल में आपको समझाऊंगा इसका मतलब क्या होता है और इसका क्या सिग्निफिकेंस है। 2 से 3 दिन पहले एक आर्टिकल आया था, बेसिकली वो एक एडिटोरियल था, जहां पे ब्राज़ील के प्रेसिडेंट ने ये चीज़ पर्टिकुलरली कही थी कि हमें किस तरीके से COP30 को एक ऐसा कॉन्फ्रेंस के तरीके से इस्तेमाल करना होगा, केवल शब्द ना हो, केवल कॉन्फ्रेंस ना हो, यहाँ पे कुछ एक्शन ओरिएंटेड आउटकम निकल के आए। तो वो काफ़ी अच्छा आर्टिकल था। बेसिकली वहाँ पर भी TFF के ऊपर बात हुई थी। तो आज पर्टिकुलरली इंडिया ने एज एन ऑब्जर्वर ज्वाइन किया है, इस वजह से मैं आर्टिकल पिक किया है और ज़रूरी हो जाता है क्योंकि चांसेस हाई हैं यूपीएससी में पूछे जाने के। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है, एक रिपोर्ट है कि भैया कितने लोग इंडिया में अंडर ट्रायल हैं। तो बेसिकली अंडर ट्रायल जस्टिस के ऊपर बात करता है। यहाँ मैं बताऊंगा कि आखिर क्यों इतने लोग अंडर ट्रायल में हैं और क्या उसके सोल्यूशन हो सकते हैं, उस रिपोर्ट के बारे में बताऊंगा जिसने जारी कर रखी है। एक इन डिटेल ओवरव्यू आपको प्रोवाइड करूंगा। यहीं पे आपको मैं बताऊंगा, जब अंडर ट्रायल के बाद अंडर ट्रायल के ऊपर बात हो रही है तो यहाँ प्रिजन्स के ऊपर ही बात होगी। तो प्रिजन रिफॉर्म के बारे में बताऊंगा, डिफरेंट एक्ट्स बताऊंगा। फिर यहीं पे आपको मैं समझाऊंगा पेरोल क्या होता है, बेल क्या होता है, फरलोक क्या होता है, रिमांड क्या होती है, प्रोबेशन क्या होता है। तो ये सारे कीवर्ड्स के बारे में आपको मैं प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बताऊंगा। और यूपीएससी काफ़ी फेवरेट टॉपिक रहता है, कहीं ना कहीं यूपीएससी से कनेक्ट करते हैं क्वेश्चन। पिछले 2 से 3 साल में 2 क्वेश्चन डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूछे जा चुके हैं, वो आपके सामने प्रेजेंट भी करूंगा। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है, कॉन्फ्रेंस हुई है किस पे, स्ट्रेंथनिंग लीगल एड पे नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई है। अब यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने कुछ की पॉइंट्स बोले हैं जस्टिस के ऊपर। तो उन की पॉइंट्स को मैं ऐसा फ्रेम करके आपको समझाऊंगा जो कि आप अपनी मेंस आंसर राइटिंग में आसानी से इस्तेमाल कर सकें। ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है, सस्टेनेबल हार्नेसिंग करने के लिए फिशरीज सेक्टर जो इंडिया में है, पर्टिकुलरली कहा जाए तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में जो फिशरीज होती है वहाँ पे कैसे उसका सस्टेनेबल हार्नेसिंग किया जाए। तो गवर्नमेंट ने कुछ पर्टिकुलर पोर्टल्स के बारे में यहाँ पे डिस्कशन हुआ, मैं पोर्टल के बारे में बताऊंगा। फिर मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी का किस तरीके से सपोर्ट होने की बात हुई है। और इसी में कुछ की टर्म्स ऐसे व्हाट इज केज फार्मिंग, केज सी फार्मिंग क्या होती है उसके बारे में बताऊंगा। और जितने की टर्म्स इस्तेमाल हुए हैं जहां से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है वो भी आपके साथ में डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है बायोमास मूवमेंट के ऊपर। बेसिकली यहां पे हम बात करेंगे ह्यूमन का बायोमास और एनिमल के बायोमास में क्या डिफरेंस है, किसका कितना ज़्यादा है और जो ज़्यादा है वो किस तरीके से इम्पैक्ट करता है ओवरऑल इकोसिस्टम को, मैं वो भी आपको अच्छे से समझाऊंगा। और इसी से कनेक्टेड GS2 नहीं, ये GS3 में क्वेश्चन पूछा गया 2022 में कि ईच ईयर अ लार्ज अमाउंट ऑफ प्लांट मटेरियल cellulose is deposited on the surface of planet Earth. What are the natural processes this cellulose undergoes before yielding carbon dioxide, water and other end products? तो आप देखेंगे कि ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर जो पॉइंट्स उठेंगे उन पॉइंट्स का आप यहाँ से सहारा ले सकते हो इस आर्टिकल से। क्योंकि बायोमास के ऊपर बात हो रही है तो बायोमास इज नॉट जस्ट अबाउट कि आपका वेट, यहाँ पे जो रेसिडुअल चीज़ें होती हैं ह्यूमन से या किसी भी ऑर्गेनिज्म से वो भी डिस्कस होगा। इस वजह से ये ज़रूरी हो जाता है आपके लिए। ठीक है, चलिए इस पूरे आर्टिकल की समरी आप बैटल आईएएस के टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला आर्टिकल। अब पहला आर्टिकल आप देखो किसके ऊपर लिखा है, COP30 के ऊपर लिखा है। आपको देख के लग रहा है सर ये तो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है। तो आई ऑलवेज टोल्ड यू वन थिंग, न्यूज़ बेटा हमेशा फेजेस में चलती है। जैसे आपको बताया था बर्थ होती है न्यूज़ की, जैसे एक बार वो न्यूज़ हुई है उसके बाद वो मैच्योर फेस में जाएगी जहाँ पे 2 से 3 दिन बाद फिर से न्यूज़ दिखेगी। फिर एक फेस आएगा ओल्ड फेस जहाँ पे एंड हो जाएगा। तो जब कभी भी कोई भी न्यूज़ इन फेसेस से गुजरे ना तो उसको ज़रूर हाईलाइट करिएगा कि भैया इसमें चांसेस बन सकते हैं, यूपीएससी क्वेश्चन उठा सकती है। ठीक है, तो COP30 है तो कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली यूपीएससी पिक करेगी। इसी वजह से जो रिपीटेटिव मोड पे कभी कोई आर्टिकल्स आते हैं तो आप ये मत सोचिए सर तो रिपीट हो चुका है, मैं उसको दोबारा से आपको समझाऊंगा टू मेक श्योर कि आप गलती ना करो कभी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है आप अगर ध्यान दोगे TFF के ऊपर बात हुई है। यहाँ पे नेशनली डिटरमाइंड, देखिए ध्यान से पढ़िए, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन बात हुई है। इन दोनों से मतलब नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन से सवाल तो उठ ही चुका है। ठीक है, बट अभी बात करता हूँ ये है क्या। COP30 से पहले जो वर्ल्ड लीडर्स की मीट हुई है कहाँ पे, बेलम ब्राज़ील में।
कि हम किस तरीके से क्लाइमेट एक्शन करेंगे, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का कैसे कंजर्वेशन करेंगे, कैसे रिन्यूएबल एनर्जी कमिटमेंट्स प्रॉपर करेंगे। तो इस कॉन्टेक्स्ट में लीडर्स की मीट हुई है। वहाँ पे इंडिया पार्टिसिपेशन, जब इंडिया की तरफ से जो रिप्रेजेंटेशन था, उन्होंने इस चीज़ को कहा है भैया हम ज्वाइन कर रहे हैं। हम इन द सेंस जो आपका इंडिया है वो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी को एज एन ऑब्जर्वर ज्वाइन कर रहा है। अभी आगे एक्स्ट्रा कुछ मत सोचो, मैं समझाऊंगा पूरा TFF होता क्या है। हमने अभी कहा है बस हम एक ऑब्जर्वर की तरीके से ज्वाइन करेंगे। अब TFF है क्या? जिस तरीके से शेयर मार्केट होती है वहां पे आप पैसा डालते हो, ठीक उसी तरीके से ये एक इन्वेस्टमेंट व्हीकल है जहां पे आप अपना पैसा डालोगे और इस पैसे का इस्तेमाल क्या होगा, ये पैसा लगाया जाएगा ग्रीन बॉन्ड्स को खरीदने में, या फिर ऐसी जहां पे इन्वेस्टमेंट किया जाएगा जहां से कहीं ना कहीं क्लाइमेट फ्रेंडली टेक या क्लाइमेट फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, और उससे जो रिटर्न आएगा उस रिटर्न का कुछ हिस्सा आपको एज अ प्रॉफिट, इंटरेस्ट, प्रीमियम जो भी होगा वो मिलेगा, और कुछ हिस्सा उन देशों को दिया जाएगा जिन देशों ने फॉरेस्ट को कंजर्व करने में मदद किया। पर्टिकुलरली जिस देश ने 1 हेक्टेयर बचा उसको $4। आपको सुनने में लग रहा हो सर ये तो बड़ा कम है, ऐसा नहीं है। यहां पे अभी के लिए इनिशियल फेज में बहुत कम रखा गया भैया, जो भी देश 1 हेक्टेयर पर ईयर बचाएगा उसको $4 मिलेगा बेसिकली। तो कहां से मिलेगा? बेसिकली ये कहा है अभी 2-3 दिन पहले जब आर्टिकल आया था वहां पर भी इन्होंने कहा था, ब्राजील के प्रेसिडेंट ने, भैया चैरिटी नहीं चाहिए फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए, एक प्रॉपर इन्वेस्टमेंट बनाना पड़ेगा जहां पे लोग करें, उसका इस्तेमाल किया जाएगा, कहीं कहीं जितने भी ग्रीन टेक है या फिर ग्रीन इंफ्रा वहां पे लगाएंगे, और जो रिटर्न आएगा उस पर हम देश को देंगे, और फिर उसी से जो इन्वेस्टर्स हैं उनको भी प्रॉफिट होगा। इंडियन एम्फेसाइज क्या है भैया, हम भी अफोर्डेबल फाइनेंस, टेक एक्सेस और कैपेसिटी बिल्डिंग करना चाहते हैं जिससे हमारा एम्बिशियस क्लाइमेट गोल अचीव हो सके। यहीं पे एक वर्ड आता है नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। अब इसका मतलब क्या है? नेशनल लेवल पे डिटरमाइन किया गया कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन मतलब क्या है? योगदान। ये किसी, अगर जैसे कह रहे हैं भैया इंडिया का NDC, इसका मतलब क्या है? इंडिया कितना कंट्रीब्यूट करेगा अपने देश में प्रदूषण को कम करने में, या कितना कंट्रीब्यूट करे क्लाइमेट चेंज को रोकने में, वो सब स्टेप्स होते हैं। ठीक है, आपने इंडिया का NDC देखा होगा जो कहते हैं बाय 2030 हम इतना कार्बन एमिशन कर देंगे, हम ये XYZ चीजें कर देंगे। तो क्या है? वो एक देश की कमिटमेंट होती है कि हम इतना कंट्रीब्यूट करेंगे पोल्यूशन को, प्रदूषण को। इट्स नॉट जस्ट अबाउट प्रदूषण, पोल्यूशन, इट इज अबाउट ओवरऑल बिगर एस्पेक्ट पे देखोगे तो ये पूरा क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात होती है। तो इंडिया कहना है भैया हमारा फॉरेस्ट कवर जो है वो इंक्रीज हुआ है 2005 से 21 तक, और कहीं ना कहीं हमने एडिशनल कार्बन सिंक भी 2.29 बिलियन टन्स के मुकाबले बना रखा है। सिंक मतलब क्या होता है? इसे आप देखते हो ना, किचन में सिंक होती है, पानी डालो तुरंत निकल जाता है। तो वैसे कार्बन सिंक का मतलब क्या है? एक ऐसा इतना फॉरेस्ट का इकोसिस्टम बना देना कि जितनी भी कार्बन एक्स्ट्रा दिख रही हो सारी की सारी जाके वहां पे मिल जाए। मतलब क्या होगा? जितने भी ट्रीज होंगे वो ले लेंगे कार्बन को, हमें ऑक्सीजन देंगे। तो ये क्या करेगा? ये कहीं ना कहीं जो आपका क्लाइमेट चेंज है उसको रोकने में मदद करेगा। ये तो हो गया। अब यहाँ पे TFF का प्रॉपर मतलब है, ये आपके टेलीग्राम के नोट्स के लिए, वहां से आप पढ़ सको एटलीस्ट। वही सेम चीज है। ये क्या है? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए फाइनेंस करने का एक प्रॉपर इन्वेस्टमेंट व्हीकल बनाया गया है, जहां पे नेचर बेस्ड सोल्यूशन के जगहों पे जो नेचर बेस्ड सोल्यूशंस होते हैं उनको प्रमोट किया जाता है, और फॉसिल फ्यूल को अवॉइड किया जाता है। डिफॉरेस्टेशन लिंक सेंटर को, जो सेक्टर्स होते हैं उनको अवॉइड किया जाता है। एनकरेजमेंट होता है कि भैया प्राइवेट पब्लिक इन्वेस्टमेंट हो जिससे सस्टेनेबल फॉरेस्ट प्रोटेक्शन हो सके। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि अगर आपने मान लो, मैं अगर मान, आप अपने आप को ही मानो, मैं क्यों मानूं ठीक है, ऐसे समझिए। आपने मान लेते हैं 1,000 रुपए इन्वेस्टमेंट किए हैं, मैंने भी 1,000 रुपए इन्वेस्टमेंट कर दी, दोनों ने 1,000 डाल दिए इसमें। अब होगा क्या कि इस 1,000 रुपए को ये लोग क्या करेंगे, इसको कहीं ना कहीं ग्रीन टेक में, कोई ग्रीन इंफ्रा बन रहा है या फिर कोई फॉरेस्ट का कंजर्वेशन चल रहा है वहां पे डालेंगे, जहां से इनको अगर प्रॉफिट मिलता है तो उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा आपको देंगे, हमें देंगे, और फिर उसी में से कुछ हिस्सा उठा करके उस देश को देंगे जिसने फॉरेस्ट में कंजर्वेशन किया है, $4 पर हेक्टेयर के हिसाब से। वही सेम चीज यहाँ पे वर्किंग मैकेनिज्म देखोगे तो यहाँ पे क्या है, इन्वेस्टर का कंट्रीब्यूशन होगा, फिर वो मार्केट बॉन्ड्स को खरीदेंगे, फिर जो रिटर्न आएगा उसी को दिया जाएगा इन्वेस्टर्स को, फिर उसी में से $4 पर हेक्टेयर के हिसाब से उस देश को दिया जाएगा जो कि फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो आपको TFF के बारे में एक अच्छी खासी नॉलेज हो चुकी है, जहां पे मैंने आपको ऑब्जेक्टिव बताया और वर्किंग मैकेनिज्म बता दिया। अब नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन के बारे में आपको बता चुका हूं, 2016 में क्वेश्चन आया था। क्या है ये, आप ध्यान से पढ़ेंगे तो क्या अभी आपको बताया ना कि ये एक प्लान ऑफ एक्शन होता है जो किसी देश के द्वारा आउटलाइन किया जाता है जिससे क्लाइमेट चेंज को कॉम्बैट किया जा सके पूरे वर्ल्ड में। तो
ऑब्वियस सी बात है, यही तो होता है। मैंने आपको क्या बताया था, नेशनल डिटरमाइंड कंडीशन में क्या होता है, ये किसी एक देश की कमिटमेंट होती है कितना कंट्रीब्यूट करेंगे क्लाइमेट चेंज को कॉम्बैट करने में। ठीक है, चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल क्या बात कर रहा है, स्क्वायर सर्कल क्लिनिक। ये इसमें कुछ वर्ड में मत जाओ कि क्या सर हमें ये भी पढ़ना है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ये नालसा यूनिवर्सिटी का एक पार्ट है, क्लिनिक है बेसिकली। ठीक है, इन्होंने फेयर ट्रायल प्रोग्राम, इनका एक प्रोग्राम है जहां पे ये क्या करते हैं, फ्री लीगल एड या फिर एक बेसिकली लीगल एड प्रोवाइड करते हैं जो अंडर ट्रायल्स हैं, मतलब ऐसे लोग जो कि अभी ट्रायल में हैं, जिनको जेल में डाल दिया गया है लेकिन अभी उनके ऊपर गुनाह साबित नहीं हुआ है, मतलब ट्रायल में चल रहे हैं। ये उनको एक लीगल एड प्रोवाइड करता है जिससे उनका जो ट्रायल हो थोड़ा फास्ट हो सके। उसी का एग्जाम्पल था इस आर्टिकल में कि अनीता देवी थी, 16 साल में इनकी क्या हुई थी, शादी हो गई थी और इनके ऊपर एक बोलते हैं ना जुर्म था कि इन्होंने अपने बच्चे को मारा है और इन्होंने अपने 5 साल जेल में गुजारे थे डिस्पाइट क्लेमिंग इनोसेंस। अब इनको 2022 में बेल इनको मिल गई थी थ्रू एफटीपी इंटरवेंशन, मतलब फेयर ट्रायल प्रोग्राम के अंतर्गत इनको मिल गया था। अब ये लोग करते क्या हैं, ये लोग लीगल एड देंगे और लीगल एड देने के बाद क्या होगा, कोर्ट में इनकी बिहाफ पे लड़ेंगे, सारे सबूत रखेंगे और वो चीज़ कहीं ना कहीं मदद करता है। बट पॉइंट क्या है, लोगों को अभी भी जब पता नहीं है कि उनके पास क्या क्या अधिकार हैं, तो ये बहुत बड़ा रीज़न बन जा रहा है कि उनका ट्रायल और बहुत, ये तो बहुत छोटा सा साल बताया 5 साल, अगर आप और डिटेल में जाओगे लोग 10-10 12-12 साल से अंडर ट्रायल ही चल रहे हैं। तो ये चीज़ दिखाती है कि भैया कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम प्रिवेल कर रही है अंडर ट्रायल प्रिजनर के साथ। और कुछ की फाइंडिंग्स बताऊं तो 70% प्रिजन्स के ऊपर बात हो रही है, 70% जो जेल है उसमें जो पॉपुलेशन है वो अंडर ट्रायल है और उनको पता ही नहीं है कि भैया उनके पास राइट टू फ्री लीगल एड भी है। आप सोच के देखिए, और उसमें केवल 7.91% ही लोग इस 70% में से यूटिलाइज करते हैं कि हमारे पास राइट टू फ्री लीगल एड है। अब जैसे ही राइट टू फ्री लीगल एड बात आती है वहां पे तुरंत आपके दिमाग में नालसा आना चाहिए, तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए लोक अदालत जो मैं आपको बताया था, तुरंत आपके दिमाग में एडीआर आना चाहिए जिसमें ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के बारे में बताया था। और जितनी मैंने पॉइंट्स बोले बेटा, हर एक पॉइंट से पीवाईक्यू पूछा गया है। दिस इज द रीजन व्हाई आई सेड ऑल दोस थिंग्स। अब यहाँ पे क्या है, ये पाया गया है कि भैया जो आपकी बेल एप्लीकेशन होती है वो कहीं ना कहीं बोलते हैं ना बहुत ही ज़्यादा मैकेनिकल होती है या फिर इतनी अनसपोर्टेड होती है, लोगों को समझ ही नहीं आता कि भैया इसको हम समझे कैसे। लोग नहीं समझ पाते हैं तो अपील भी नहीं कर पाते हैं। इसी वजह से बहुत सारे अंडर ट्रायल जो होते हैं वो जेल में बहुत ज़्यादा मैक्सिमम सेंटेंस अपना गुजार देते हैं, इवन दो वो उस ऑफेंस के लेके एक्यूज होते भी नहीं है क्योंकि उन्हें पता नहीं होता अपने राइट्स के बारे में। ठीक है, चलो अब यहाँ पे रीजंस क्या है, रीजंस बिहाइंड अंडर ट्रायल क्राइसिस इन इंडिया, ये मेंस के लिए जरूरी है। पहली चीज तो क्या है, लैक ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेशन, उनको लॉयर ही नहीं असाइन हो पाता है, केसेस का प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता, पुअर डॉक्यूमेंटेशन होता है, इस वजह से ट्रायल डॉक्यूमेंट्स नेसेसरी बन नहीं पाते हैं और ज़्यादा बेल की कंडीशन डिफिकल्ट हो जाती है। सोशल और इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी होता है, बहुत सारे अंडर ट्रायल ऐसे हैं, अंडर ट्रायल प्रिजनर्स ऐसे हैं जो कि डिसएडवांटेज कास्ट ग्रुप से बिलोंग करते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर से आते हैं, जिनको पता ही नहीं है कि भैया कैसे होता है बेल, क्या होता है, मतलब जो टेक्निकल टर्म्स होते हैं लीगल भाषा में उनके बारे में इनको कोई भी अंदाज़ा नहीं है और ये बिल्कुल भी अफोर्ड भी नहीं कर पाते हैं बेल और लीगल कॉस्ट को। तो ये कहीं ना कहीं रीज़न बन जाता है, अपना बहुत सारा समय गुजार देते हैं कहाँ पे, अंडर ट्रायल में। डीले तो ऑलरेडी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जुडिशरी में कि कोर्ट का प्रोसीजर बहुत स्लो है, तो जो अंडर ट्रायल्स होते हैं वो अपना बहुत ज़्यादा समय जेल में गुजार देते हैं और वो इतना होता है कि उनकी मैक्सिमल पॉसिबल सेंटेंस से भी ज़्यादा हो जाता है कभी कभी। ठीक है, तो ये सब क्या है, रीजंस हैं अंडर ट्रायल की क्राइसिस इतनी जो है। सोल्यूशन क्या है, हमें लीगल एड प्रोवाइड करना पड़ेगा। लीगल एड कैसे, जैसे नालसा क्या करता है, ये कहीं ना कहीं फ्री लीगल एड ही तो प्रोवाइड करता है, तो हमें कॉम्पिटेंट लॉयर्स को ऑटोमेटिकली बोलते हैं ना अवेयरनेस करवाना होगा जो जेल में अंडर ट्रायल्स हैं, रिगार्डलेस वो किसी भी जाति धर्म संप्रदाय के हैं। डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर करना होगा जिससे एटलीस्ट बेल की कंडीशन थोड़ी ईजी हो सके। सबसे ऑन टॉप स्पीडी ट्रायल करना होगा, सोशल सपोर्ट कराना होगा जिससे जो कॉस्ट है पुअर लोगों की वो कहीं ना कहीं बियर की जा सके, रिहैब मेंटल हेल्थ सपोर्ट भी प्रोवाइड करना होगा। मॉनिटरिंग करना होगा कि भैया प्रिजन की पॉपुलेशन कितनी है, ऐसा तो है नहीं कि एक प्रिजन में सिर्फ 100 लोग रह सकते हैं जेल में और घुसे हैं वहां पे 500 लोग, क्योंकि आज के समय प्रिजन बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड है। अगर एक जेल में 100 की ज़रूरत है वहां पे बहुत एक्सेसिव पॉपुलेशन हो रखी है और ये चीज़ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक तब हो जाती है जब इंसान की मेंटल हेल्थ स्टेक पे हो और उनकी जो फिजिकल हेल्थ हो वो भी स्टेक पे हो। ठीक है, तो ये सारे यूनिफॉर्म रिफॉर्म्स हैं जिनकी ज़रूरत है। अब यहाँ पे 3-4 चीज़ों की बात हुई, एक बेल के ऊपर बात हुई, दूसरी प्रिजन के ऊपर बात हुई, तो मैं उनके बारे में आपको बताता हूँ, प्रिजन रिफॉर्म्स के बारे में। प्रिजन रिफॉर्म मतलब क्या होता है, जेल में बदलाव, जेल के नियम कानूनों में बदलाव। तो
तो यहाँ पे एम क्या होता है, ह्यूमन राइट्स, रिहैबिलिटेशन और री इंटीग्रेशन करना उनका जो कि कैदी जेल में है। इश्यूज जनरली क्या है, सबसे पहली चीज तो ओवर क्राउडिंग जेल में है, अंडर ट्रायल्स बहुत है, कस्टोडियल वायलेंस, अभी मैंने आपको थोड़े दिन पहले आर्टिकल में समझाया था कस्टोडियल डेथ के बारे में, ठीक है, हेल्थ केयर बहुत पुअर है। अगर कुछ की एक्ट्स बताऊं तो प्रिजन एक्ट 1894, 1900, 1950, फिर यहाँ पे मुल्ला कमेटी और कृष्णा अय्यर कमेटी ने क्या किया, कुछ रिफॉर्म सजेस्ट किए और 2016 में एक प्रॉपर एक मैनुअल बना था कि भैया जेल में जो लोग रहेंगे उनको किस तरीके से रखा जाएगा, क्या क्या उनके राइट्स हैं, जो भी चीज़ें हैं बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसके कुछ की प्रोविजन देखो तो 1894 का क्या है, बहुत ही आउटडेटेड है। 1990 वाला क्या है, ये बेसिकली किस लिए है कि प्रिजनर्स के रिमूवल के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे उतना डिटेल नहीं है, बट पॉइंट सबसे चीज़ क्या है, जो प्रिजन का मैनुअल होता है वो चीज़ कहीं ना कहीं एक सहारा बनती है किस तरीके से आज करंट के हम ब्रिटिश एरा का जो कुछ भी प्रिजन रिफॉर्म्स है उसका नहीं सहारा ले सकते हैं ना। आज के समय सोसाइटी अपग्रेड हो चुकी है, इवॉल्व हो चुकी है, इस वजह से ज़रूरी हो जाता है कि हम उन सब चीज़ों को करें जो कि इवॉल्व सोसाइटी में ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ प्रिजनर एक्ट क्या करता है, इंटर स्टेट ट्रांसफर के लिए बात करता है, ठीक है। और ये ट्रांसफर रिमूवल ऑफ प्रिजनर के लिए बात करता है। सोच लो 50 साल बाद ये आया हुआ है, बट अगेन इसकी बहुत डिटेल में आपको नहीं जाना है। मेन चीज़ क्या पता होना चाहिए, जो प्रिजन्स होते हैं उनको कौन हैंडल करता है, तो आपको पता होना चाहिए वो स्टेट सब्जेक्ट होती है। 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मैनेज किया जाता है स्टेट प्रिजन डिपार्टमेंट के द्वारा, और ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा मैनेज होता है। एट द एंड में पता होना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर बात की जाए तो यहाँ पे सिर्फ मॉडल प्रिजन मैनुअल इशू होते हैं, वो आके डे टू डे ऑपरेशंस प्रिजन्स के हैंडल नहीं करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब मैं बात करता हूँ कुछ जो अधिकार होते हैं, अधिकार नहीं बोलूंगा बट पर्टिकुलरली कुछ की टर्म्स जो कि यूज होते हैं जब कभी कोई कैदी होता है उसको बाहर निकालने के लिए। एक होता है पेरोल। पेरोल में क्या होता है, अगर किसी इंसान को सजा मिल चुकी है, सजा मिलने के बीच में क्या होता है, जनरली कुछ पर्टिकुलर ग्राउंड्स आ जाए, जैसे हेल्थ, फैमिली क्राइसिस या फिर आपका रिहैबिलिटेशन, तो यहाँ पे क्या होता है, टेम्पररी रिलीज कर दिया जाता है उस कैदी को, ठीक है। फिर होता है फरलॉग। यहाँ पे क्या होता है, कोई कैदी अगर उसका बिहेवियर, उसका स्वभाव सही है तो उसको शॉर्ट पीरियोडिक लीव्स दे दी जाती है। बेल मतलब क्या है, जो कैदी है वो अभी भी उसके ऊपर गुनाह साबित नहीं हुआ है, और इसकी वजह से क्या होता है, उसको बेल, कभी भी अगर किसी के ऊपर गुनाह साबित नहीं हुआ है और उसको रिलीज किया जा रहा है तो उसको कहा जाता है बेल मिल रही है, क्योंकि अंडर ट्रायल चल रहा है और कंडीशन ये होती है कि भैया आपको कोर्ट में अपीयर होते रहना है। पेरोल और फरलॉग इस वजह से अलग हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सेंटेंस कंप्लीशन, मतलब अंडर ट्रायल नहीं है, ये ट्रायल हो चुका है, इनको सजा मिल चुकी है और बीच में टेम्पररी रिलीज हो रहा है ड्यू टू सर्टेन ग्राउंड्स। फिर आती है रिमांड का मतलब क्या होता है। रिमांड का मतलब क्या होता है कि भैया कभी भी कोई इंसान इन्वेस्टिगेशन में चल रहा है या ट्रायल चल रहा है तो उसमें उस बोलते हैं ना जो एक्यूज होता है उसको दोबारा से जुडिशियल या पुलिस कस्टडी में भेजा जाए तो उसको रिमांड जनरली कहते हैं। अंडर ट्रायल का मतलब ऑलरेडी समझा दिया, किसी पर्सन को कस्टडी में रखा जाए और उसी को हम लोग कहते हैं अंडर ट्रायल चलना। जब तक अभी कंप्लीट नहीं हुई है, उसके ऊपर पूरी सजा नहीं सुनाई गई है, तो अंडर ट्रायल कैटेगरी में आएगा। प्रोबेशन मतलब क्या होता है, प्रोबेशन मतलब होता है जो ऑफेंडर होता है उसको रिलीज किया जाता है, बट पर्टिकुलरली वो आपका सुपरविजन के अंडर में होता है, ठीक है, वो सुपरविजन में होता है कि भैया आपका कंडक्ट कैसा है, और ये सब कौन कैसे होता है, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट 1958 के द्वारा। फिर पेरोल वर्सेस फरलॉग में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। ये जो पेरोल होता है ये स्पेसिफिक इमरजेंसी रीजंस के लिए होता है, जो फरलॉग्स होता है वो बेसिकली रेगुलर लीव कही जाती है, पार्ट ऑफ सेंटेंस रिफॉर्म होता है। जब किसी का कोई गुड कंडक्ट होता है तो उसके बिहाफ पे फरलॉग दी जाती है, ठीक है। 21 में क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या है, व्हेन अ प्रिजनर मेक सफिशिएंट केस पेरोल कैन नॉट बी डिनाइड। क्या ऐसा है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये जज के ऊपर डिपेंड करेगा पेरोल देना है या फिर नहीं देना। स्टेट गवर्नमेंट हैव देयर ओन प्रिजन रिलीज ऑन पेरोल रूल्स। क्या ये सही है? एब्सोल्युटली दिस इज राइट, तो 2 ओनली इज द राइट वन। 23 का क्वेश्चन देखिए, इन इंडिया प्रिजन्स आर मैनेज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट विद देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस। क्या ये सही है? एब्सोल्युटली दिस इज राइट, यही तो मैंने आपको बताया। इन इंडिया प्रिजन्स आर गवर्न्ड बाय प्रिजन एक्ट ऑफ 1894 व्हिच एक्सप्रेसली केप्ट द सब्जेक्ट्स ऑफ प्रिजन इन द कंट्रोल ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट। क्या ये सही है? यस, दिस इज राइट, यही आपको मैंने बताया जो प्रिजन एक्ट 1894 है अभी भी कहीं ना कहीं हम उसको फॉलो कर रहे हैं, बल्कि वो कॉलोनियल एरा का हो चुका है। फिर भी हम लोग उसमें कैसे करते हैं, जो मॉडल कोड होता है जनरली जो होम मिनिस्ट्री जारी करती है, हम उसका सहारा लेकर के मिक्स करके एक प्रॉपर डे टू डे ऑपरेशंस स्टेट गवर्नमेंट अपने अनुसार चलाती है। बट पर्टिकुलरली पूछा जा रहा है क्या 1894 में ये चीज़ रखी गई थी प्रोविंशियल गवर्नमेंट में, तो यस 1894 में आज के जैसे स्टेट नहीं थे, प्रोविंसेस से, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही है, तो वन इज द राइट वन। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल क्या बात कर रहा है, एक कॉन्फ्रेंस हुई है, नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई है
टू स्ट्रेंथन लीगल एड। अब यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर इन्होंने इनॉग्रेट किया था कि भाई किस तरीके से, जो इस कॉन्फ्रेंस का नाम क्या है, स्ट्रेंथनिंग लीगल एड डिलीवरी मैकेनिज्म। इसका अर्थ समझो, स्ट्रेंथन करना, मजबूत करना, लीगल एड डिलीवरी। अभी जो इसके पहले वाला आर्टिकल था वहां मैं आपको क्या समझा रहा था, वहां यही बता रहा था कि लोगों को लीगल एड नहीं मिल पा रही है, तभी वो अंडर ट्रायल बहुत ज़्यादा चल रहा है, लोगों को ट्रायल इतना लंबा चला जा रहा है कि उनको पता ही नहीं हो पा रहा है। तो ये जो कॉन्फ्रेंस हुई बेसिकली उसी के ऊपर है कि लोगों को पहले पता होना चाहिए इन सब चीज़ों के ऊपर। तो अगर मैं बताऊं कीज टू जस्टिस, अगर मैं इस पूरे आर्टिकल की समरी निकालूं यहाँ पे, तो पॉइंट है कि कभी भी किसी को न्याय मिलने की क्या क्या कीज होती है। पहली होती है एक्सेसिबिलिटी। जो जस्टिस होता है, न्याय, वो हर एक इंसान के पास पहुंचना चाहिए। वो किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय को, कोई भी समाज से बिलोंग कर रहा हो, कोई भी किसी भी तरीके से उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड नीचे हो ऊपर हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। एक टाइमलाइन होनी चाहिए कि जस्टिस इतने समय में दी जानी चाहिए। लीगल अवेयरनेस हो जानी चाहिए, क्योंकि जो अंडर ट्रायल चलते हैं उसमें सबसे बड़ा कारण ये होता है लोगों को पता नहीं होता है। तो यहाँ पे सिटीजन को पता होना चाहिए अपने अधिकारों के बारे में, उन्हें लॉ अंडरस्टैंड करना होगा। तो जो लोग नहीं है लॉ से लेकिन वो कैदी हैं, तो कैसे हम उनको बता सकते हैं? तो यहाँ पे पॉइंट हो सकता है लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम होना चाहिए जेल्स में। तो ये मॉडल जो कंडक्ट होता है, रूल्स होते हैं अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट के, वो लोग क्या कर सकते हैं, वो लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम चला सकते हैं। किसके लिए? कैदियों के लिए, जिससे पता चल सके कैदियों के पास क्या अधिकार हैं। ठीक है, लीगल एड देना होगा जिससे जुडिशरी और सिटीजन के बीच का गैप कम हो। लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग ऐसी करनी होगी जिससे जो कुछ भी जजमेंट पास हो रहा है वो कहीं ना कहीं उस एक्यूज जिस भाषा में समझता है उसी जजमेंट उसी भाषा में दिया जाए। ठीक है, ये चीज़ कहना किसका है? ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस चीज़ को रखा है इस कॉन्फ्रेंस में। अगर मैं आपको और इसमें बताऊं तो अभी 1 से 2 दिन पहले जहां आपको मैंने अच्छे से समझाया था, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट पास करके क्या बोला था कि जब कभी भी किसी को अरेस्ट किया जा रहा है तो आप अरेस्ट करने में उसको लिखित भाषा में दो, साथ ही साथ उसको उस भाषा में समझाओ जिस भाषा में उसे आता है। अगर उस किसी इंसान को हिंदी नहीं आती, आप उसको हिंदी बोल रहे हो और उसे ग्राउंड नहीं बता रहे हो अरेस्ट करने का, तो ये पूरी तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने बोली थी, ये मैं एक्स्ट्रा एड ऑन चीज़ आपको बता रहा हूँ। फिर यहाँ पे क्या है कि भैया एक प्रोएक्टिव अप्रोच होना चाहिए जस्टिस के लिए, जिससे लीगल एड, एक बोलते हैं ना, इट शुड बी एंटिसिपेटरी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई साहब इनजस्टिस ऑकर हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो लोगों को जब तक जस्टिस मिल रहा है, बोलते हैं ना, एक पॉइंट होता है बेसिकली, अगर एक इंसान को सजा, जेल में डाल दिया गया, ऐसे समझो आप, ठीक है, और वो क्लेम करने की कोशिश कर रहा है कि भैया हमें जो है, हम गुनाहगार नहीं है, लेकिन उसका ट्रायल इतना लंबा चला जा रहा है, तो इनजस्टिस कहीं ना कहीं हुई कि नहीं हुई? क्योंकि वहां पे लोगों को मिल ही नहीं पाया जस्टिस। क्यों नहीं मिल पाया? क्योंकि जो प्रोसेस है वो बहुत ही लैगी है। तो ये भी एक कारण है, हमें एक प्रोएक्टिव अप्रोच लाना पड़ेगा जिससे लीगल एड सबको मिल सके और कभी भी कोई बेगुनाह ना गुनाह की कैटेगरी में आ सके। ह्यूमेन डिलीवरी करनी होगी। लीगल एड ऐसा होना चाहिए जो कि एक्सेसिबल हो, मतलब जो लीगल एडवाइस का हो उसको, या फिर जो कोई जिसको ज़रूरत है, किसकी ज़रूरत है, जो लोग कैदी हैं या फिर जिनको जेल में बंद हैं उनको ज़रूरतें हैं, तो उनको प्रॉपर तरीके से एक्सेसिबल होना चाहिए और ह्यूमन सेंट्रिक तरीके से होना चाहिए। उनको गुलाम या फिर स्लेव नहीं समझना चाहिए कि नहीं भैया हम लीगल एड दे रहे हैं तो नहीं, यू आर लाइक दिस ओनली, यू डिजर्व टू बी देयर। तो उनको वो इनह्यूमन प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए विद शब्द या थ्रू एनी मीडियम। ठीक है, तो ये सब क्या है? ये कीज टू जस्टिस है। ठीक है, अब जस्टिस है मतलब दैट मीन्स इनजस्टिस है। अगर कहीं न्याय की बात होगी दैट मीन्स अन्याय है, तभी तो न्याय आ रहा है। और अन्याय क्यों हो रहा है? अन्याय इसलिए हो रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी है। ठीक है, इनइक्वालिटी क्यों है? क्योंकि डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। ये सारी चीज़ें क्या है, सब इंटरकनेक्टेड है। प्रियम्बल से आप जब जोड़ोगे तो आपको समझ में और अच्छे तरीके से आएगा। ठीक है, चलो हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल क्या बात करता है? यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स नोटिफाई किए हैं जिससे रेगुलेट किया जाएगा जो डीप सी फिशिंग होती है। कहाँ पे? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में इंडिया के। आपको पता होना चाहिए एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो होता है वो कैसे डिसाइड किया जाता है। आपको पता होगा, मैंने आपको अनक्लॉज के बारे में बताया था, इसके ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया, ये भी मैंने आपको बताया था। कौन EEZ डिसाइड करता है वो भी मैंने समझाया था आपको। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट क्या है? यूनियन गवर्नमेंट कुछ रूल्स को नोटिफाई किया है जिसमें फिशरमैन को और कोऑपरेटिव सोसाइटीज को प्रायोरिटाइज किया गया है कि भैया उनका नुकसान ना हो इन रूल्स में और वो भी फिशिंग कर सके। तो उसमें पर्टिकुलरली कुछ की फीचर्स बताऊंगा रूल्स के। तो उसमें क्या कहा गया है, जो इंडिविजुअल्स हैं या फिर जो एंटरप्राइजेस हैं फिशिंग कर रही हैं,
उनको उनको पास अधिकार दिया जाएगा, भैया आप अपने फिशिंग वेसल्स को प्रॉपर तरीके से मैनेज करो। पहली बात ये नहीं होना चाहिए भैया फिशिंग व्हीकल एक्स का है, चला वाई रहा है, उसमें काम जेड कर रहा है, ये सब नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक प्रॉपर डिफाइन होना चाहिए कौन किस नाव को कितने दायरे में चला रहा है। एक प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग होगी, कैपेसिटी बिल्डिंग होगी, किस तरीके से फिशिंग करनी है एक्चुअली में। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर और वेसल्स कहीं ना कहीं और अच्छे तरीके से इंट्रोड्यूस किए जाएंगे, पर्टिकुलरली उस एरिया में जहां पे थोड़ी सी वल्नरेबल है। और साथ ही साथ वहां पे हमें क्या करना होगा, एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करना होगा, जिससे ये इंश्योर हो सके भैया हम वल्नरेबल एरियाज में, खासकर उन एरियाज में जहां पे कंजर्वेशन भी चल रहा है, उसमें भी हम उस तरीके से करें जिससे वहां पे जो मैरीन इकोसिस्टम है वो ना डिसरप्ट हो, और वहां से हमें इन द सेंस जो फिशरीज सेक्टर है या फिर जो आपके मछुआरे हैं उनको एटलीस्ट डिसेंट इनफ में उनको भी लाइवलीहुड का जरिया उनका बना रहे। पर्टिकुलरली वो कैसे बना रहेगा, जब कुछ सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस अपनाई जाएंगी। जैसे उन्होंने कहा कि भैया आप लोग एलईडी लाइटनिंग का यूज ना करो, आप लोग पेयर ट्रॉलिंग मत करो। बेसिकली ऐसे समझो कि लोग क्या करते हैं, रात में एलईडी लाइट्स को यूज़ करते हैं, तो मैरीन इकोसिस्टम को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। वो लोग नाव में एक बहुत ऐसे लोहे के ऐसे कांटे होते हैं जो ज़मीन पे डालते हैं, वो रगड़ते हुए जाते हैं, उससे बहुत दिक्कत होती है। आपको याद होगा डुगोंग के बारे में बताया था, डुगोंग क्या है, मैरीन हर्बीवोरस मैमल है कि नहीं है, ये क्या खाता है, सी ग्रास खाता है। तो इसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्या थी, ट्रॉलिंग की प्रॉब्लम थी कि जो आपके मछुआरे होते थे जब जाते थे तो उस ट्रॉलिंग करने से जो सी ग्रास होती है वो खराब हो जाती थी, तो इनका हैबिटेट बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा था। तो सस्टेनेबल प्रैक्टिस कही गई, एक मिनिमम लीगल साइज बताई होगी, भैया किस फिश को आप बोलते हैं ना उसका आप मछली को आप किस फिश कितनी साइज की मछली को आप पकड़ सकते हो, बेसिकली ये प्रिस्क्राइब किया गया है। एक प्रॉपर फिशरीज मैनेजमेंट प्लान बनाने की बात की गई है, जिसमें सभी स्टेक होल्डर्स का कंसल्टेशन लाने की डिस्कशन, मतलब सबको कंसल्टेशन के लिए बुलाया जाएगा, सब लोग अपनी बातें कहें और एक ऐसा सस्टेनेबल तरीका निकाला जाएगा जिससे हर एक स्टेक होल्डर का फायदा हो सके। अब यहाँ पे कुछ आप चीज़ें समझो, यहाँ पे मैरीकल्चर के ऊपर बात हुई है और सी केज फार्मिंग के ऊपर बात हुई है। तो पहले मैं बताता हूँ व्हाट इज मैरीकल्चर। अगर मैं आपको मैरीकल्चर के बारे में बताऊं तो ये होता है मैरीन ऑर्गेनिजम्स का कल्टीवेशन कोस्टल या ऑफशोर रीजन में। एक आप मान लेते हैं ये आपका इंडिया का रीजन है, ठीक है, यहाँ पे वेस्टर्न घाट है, यहाँ पे ईस्टर्न घाट है। तो ये जो कोस्टल रीजन है, ठीक है, यहाँ एक किनारे होता है, फिर एक होता है कोस्टल एरिया, और एक कोस्टल पर ऑफशोर एरिया, मतलब ये जो थोड़ा सा बीच का एरिया होता है, यहाँ पे जब कल्टीवेशन हो मैरीन ऑर्गेनिजम्स का, आप सुनते हो हॉर्टिकल्चर, ठीक है, आप सुनते हो पिसीकल्चर, तो यहाँ पे क्या है, मैरीकल्चर मतलब क्या है, आप समुद्र के बीच में, एकदम बीच का तो क्राइटेरिया होता ही नहीं है, बट पर्टिकुलरली कहा जाए थोड़ा समुद्र की गहराई में जा करके आप फिशिंग कर रहे हो, और फिशिंग का एक प्रॉपर तरीका है, जैसे क्या है, सी केज फार्मिंग, मतलब समुद्र के बीच में आप ऐसे जाल बिछा दे रहे हो, सी केज बन चुका है। अब इस केज के अंदर मछली आएंगी, पकड़ ली जाएंगी, उसे सी केज फार्मिंग कहेंगे। तो आपको पता होना चाहिए मैरीकल्चर क्या है। इसको कहा जा रहा है भैया ये एक ऑल्टरनेटिव लाइवलीहुड का एक जरिया बनेगा, जिससे जो आपके वाइल्ड फिशेस हैं, वाइल्ड फिशेस का जो स्टॉक है वो कहीं ना कहीं प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा इन सब चीज़ों पे, सस्टेनेबल सी फूड प्रोडक्शन होगा, और एक्सपोर्ट जो है वो कहीं ना कहीं क्या होगा, वो और ज़्यादा बूस्टअप हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहीं पे एक पोर्टल के ऊपर बात हुई, इसका नाम है रियल क्राफ्ट पोर्टल। व्हाट इज रियल क्राफ्ट पोर्टल, आपको इस एज इट इज पता होना चाहिए। ये रियल टाइम इलेक्ट्रॉनिक एलोकेशन एंड कैच रिपोर्टिंग ऑफ फिशिंग एंड एलाइड ट्रैकिंग, एक बेसिकली ऐप समझ लो, या फिर ये वेब पे एक पूरा का पूरा एक पोर्टल बनाएंगे। इसका पर्पस क्या है, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो वेरीफाई करेगा कौन सा वेसल किस जहां पे कौन सी चीज़ों को कैच कर रहा है। ये कैच सर्टिफिकेट बनाएगा, हेल्थ सर्टिफिकेट बनाएगा, जो कि सबमिट करना होगा ऑनलाइन पोर्टल पे। इससे ट्रेसेबिलिटी पता चलेगी, प्रॉपर सर्टिफिकेशन होगा, मॉनिटरिंग होगी फिशिंग ऑपरेशन की। तो आपसे बोल सकते हैं कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू रियल क्राफ्ट आपका एक पोर्टल। तो वहां पे बोल सकते हैं रियल क्राफ्ट मतलब क्या है, ये कल्चर हेरिटेज से जोड़ देंगे, तो वो आपको याद होना चाहिए कि नहीं रियल क्राफ्ट का मतलब क्या है, ये आपका बात करता है पर्टिकुलरली फिशिंग ऑपरेशंस के रिगार्ड में। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन खुद से सॉल्व करिए। क्या कह रहे हैं, प्रायोरिटी ऑफ डीप शी फिशिंग इज गिवन टू फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड फिश प्रोड्यूसर फिश फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, इज इट राइट? यस। द रूल अलाउज, क्या अलाउ करता है? नहीं अलाउ करता है। मदर एंड चाइल्ड वेसल आर इंट्रोड्यूस्ड फॉर मिड सी शिपमेंट एंड एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन, क्या ऐसा होता है? बिल्कुल ऐसा होता है। एक बड़ी शिप और एक छोटी शिप इंट्रोड्यूस की जाएंगी, जिससे शिपमेंट भी हो, एक्सपोर्ट भी फैसिलिटेट हो। कैच एंड हेल्थ सर्टिफिकेट आर इंटीग्रेटेड इन रियल क्राफ्ट, क्या ऐसा है? अभी तो मैंने आपको बताया कि जो रियल क्राफ्ट पोर्टल है वो क्या मदद करेगा, कैच और हेल्थ सर्टिफिकेट बनाने में मदद करेगा। तो यहाँ पे क्या सही है, ओनली 3 इज राइट वन। ठीक है, चलिए
अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल बहुत बड़ा आर्टिकल नहीं, बहुत छोटा सा आर्टिकल है। बेसिकली बात कर रहा है ह्यूमन बायोमास के ऊपर। आपको पहले मतलब पता हो ना, मास का मतलब क्या होता है। मास मतलब टोटल वेट या फिर आपकी पूरी बॉडी में मास कितना है, उसमें ग्रेविटी नहीं काउंट होती है। अगर आप कहा जाए भैया आपका वेट है, तो वेट में क्या होता है, वेट में ग्रेविटी प्लस आपका मास काउंट हो जाता है। तो मास का साधारण सा मतलब समझोगे बेसिकली आप, मास मास मतलब वही जो आप देख रहे हो, आपने शरीर देख रहे हो, वो पूरा पूरा किससे बना है, सेल से बना है। उसमें मसल्स हैं, उसमें बोन है, उसमें एक वेट है बेसिकली, ठीक है। जो वेट होता है उसमें ग्रेविटी चली आती है। लेकिन यहाँ बायोमास की बात हो रही है, इसका मतलब क्या है, जो टोटल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ध्यान रखिएगा ह्यूमन की बात नहीं कर रहा हूं, ऑल ओवर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं उनका बायोमास मूवमेंट क्या होता है। इसका अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ बताने से पहले एक रीसेंट स्टडी हुई है नेचर इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन में, जहां पे बायोमास मूवमेंट ऑफ ह्यूमन, वाइल्ड एनिमल्स और डोमेस्टिक एनिमल्स का कंपेयर किया गया है। बेसिकली अगर आप अभी एक ए जहां पे हो, फिर यहां से आप दूसरी बी जहां पे पहुंच जाओगे, तो कहा जाएगा भैया यहां पे ह्यूमन बायोमास का मूवमेंट हुआ है। कैसे मूवमेंट हुआ है, क्योंकि आप जब जाओगे तो आप रास्ते में पानी भी तो पियोगे ना, आप रास्ते में कुछ खाओगे, खा के आप वो करोगे। इंसान जनरली क्या होता है, आप वॉशरूम जाओगे तो वहां से क्या होगा, वहां से कहीं ना कहीं ये आपका बायोमास रिलीज करेगा, कंज्यूम करेगा किसी ना किसी माध्यम से। तो ये केवल ह्यूमंस की बात है, तो ये एनिमल्स में भी तो होता है ना। एक एलिफेंट्स है, एक एलिफेंट एक जहाँ से दूसरी जहाँ जाएगा तो रास्ते में वो खाना भी खाएगा, यूरिनेट भी करेगा, फिर उसके फीकल सैंपल्स भी छोड़ते हुए चला जाएगा। तो ये सब क्या दिखा रहा है, वो अपने साथ कुछ चीज़ों का रेसिडुअल छोड़ते हुए जा रहे हैं जब अपना मूवमेंट करते हैं। तो इसकी काउंटिंग बेसिकली की गई है। एक आर्कटिक टर्न करके एक पक्षी है जिसका वेट केवल 10 ग्राम है। ये ट्रैवल करता है अप्रॉक्सीमेटली 90,000 किलोमीटर, लॉन्गेस्ट माइग्रेशन होता है। लेकिन इसका जो बायोमास मूवमेंट होता है दैट इज जस्ट 0.016 गीगा टन किलोमीटर पर ईयर। आप सोच लो, इसके ये डेटा पे नहीं जाना है। बेसिकली कहना क्या चाह रहे हैं कि जो भी पक्षी या जो भी आपका ऑर्गेनिज्म है उसका जितना भी वेट होगा इनटू वो जितना मूवमेंट करेगा वही आपका बायोमास मूवमेंट कहलाएगा। यही तो हुआ। बायोमास मतलब क्या है, वेट। वेट मतलब वो वाला वेट मत समझ जिसमें ग्रेविटी काउंट करें। बायोमास मतलब जो आपके अंदर ओवरऑल मैटर प्रेजेंट है उसको मैं कह रहा हूं, ठीक है। तो बेसिकली आप कह सकते हो बायोमास इनटू द अमाउंट ऑफ मूवमेंट विच दैट ऑर्गेनिज्म हैज डन इज इक्वल टू आपका बायोमास मूवमेंट। और ये बात किस पे हो रही है, ह्यूमन बायोमास के ऊपर बात हो रही है। तो जो आपके वाइल्ड एनिमल्स का मूवमेंट होता है वो इकोसिस्टम को इंपैक्ट करता है। कैसे इंपैक्ट करेगा, मान लेते हैं एक पक्षी है, एक बर्ड है, वो एक जहां से फ्लाई करेगा तो वहां पे क्या करेगा, न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसफर करेगा, नहीं करेगा। उसने एक जहां पे एक्स पत्ती खाई, फिर जाके वो 1 किलोमीटर बाद उसी एक्स पत्ती को उसने वहां पे थूक दिया, या उसने कोई दूसरी पत्ती खाई, तो सब मिली कि नहीं मिली। फिर वहां पे अगर मान लेते हैं कि उसने फीकल सैंपल अपने वहां पे छोड़ दिए, तो वो क्या होगा, वहां उस इकोसिस्टम में एग्जिस्टेंस होगा उस चीज का, वो वहां पे जाके समा जाएगा। सेम चीज ह्यूमन भी करते हैं। ह्यूमन कहीं ना कहीं निगेटिव इंपैक्ट भी करते हैं, क्योंकि वो जब जाते हैं मूवमेंट करते हैं अपना, तो डिफॉरेस्टेशन होता है, इन्वेसिव एलियन स्पीशीज को इंट्रोड्यूस कर देते हैं इन्वायरमेंट में। तो ये चीज कहीं ना कहीं निगेटिवली इंपैक्ट कर देती है। तो कहना क्या चाह रहे हैं आप, मेंस का जो क्वेश्चन था याद करिए, क्या है, रेसिड्यू। व्हाट इज मीनिंग ऑफ रेसिड्यू, मतलब कभी भी कोई बायोमास का मूवमेंट होगा तो वो रेसिड्यू छोड़ेंगे ना अपने, वो जो रेसिड्यू छोड़ेंगे वो वहां के इकोसिस्टम पे इंपैक्ट करेगा बेसिकली। तो बायोमास मूवमेंट क्या है, हाउ मच लाइफ वेट ट्रेवल्स इनटू डिस्टेंस। तो जो ह्यूमन से प्लानिटरी मूवर कहे जाते हैं। तो यहाँ पे जो आर्टिकल बात करता है कि ये जो पूरा मूवमेंट होता है ओवरऑल इकोसिस्टम को क्या करता है, शेप करता है। मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया, न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट होता है, सीड और ऑर्गेनिजम्स का डिस्पर्सल होता है, ट्रॉपिक जो इफेक्ट होता है वो भी होता है, फूड चेन में इंपैक्ट होता है। अगर एक शेर है वो एक्स जहाँ से वाई जहाँ गया, जब वहाँ जाएगा तो वहाँ पे जो चीज़ खाएगा वो उस ट्रॉफिक लेवल का होगा, फिर वो जेड जहाँ पे जाएगा जेड पे कुछ और खाएगा। तो अलग अलग ट्रॉफिक लेवल पे चीज़ें जो होती हैं वो इम्पैक्ट हो जाती हैं, किससे, जब कभी आपका बायोमास का मूवमेंट होता है या फिर किसी ऑर्गेनिज्म का मूवमेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इकोसिस्टम की इंजीनियरिंग भी होती है। जैसे जो आपके एलिफेंट्स होते हैं वो क्या होता है, एलिफेंट्स के बारे में आपको पता हो, ये जनरली आपके जहाँ जहाँ जाते हैं एकदम बड़े बड़े कदमों के निशान रख के जाते हैं, वहाँ पे एक अपना ही छोटा इकोसिस्टम बन जाता है। आपने ध्यान दिया होगा माइक्रो इकोसिस्टम, बहुत छोटे 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 इकोसिस्टम बन जाते हैं। तो उससे क्या होता है, सीड डिस्पोजल भी होता है, उससे बहुत बड़े लेवल पे एक बोलते हैं ना, जो डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज हैं थ्राइव करती हैं, एक अलग अलग रिलेशनशिप बनाते हैं। आपको याद होगा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, जहाँ पे म्यूचुअलिज्म, एमेंसिलिज्म, ये सारी चीज़ें होती हैं। बट अभी वो पॉइंट नहीं है। मेरा पॉइंट क्या है, बायोमास की मूवमेंट से क्या इंपैक्ट होता है, ठीक है। तो बायोमास मूवमेंट के रिगार्ड में कौन सा करेक्ट है, अब आप खुद से एक बार पढ़िएगा, आपको आसानी से पता चल जाएगा। अब देखिए, बायोमास मूवमेंट इज कैलकुलेटेड बाय टोटल वेट
डिवाइडेड नहीं, डिवाइडेड नहीं, वो कैसे होता है, जो आपका वेट होता है इनटू डिस्टेंस ट्रैवल। तो यहाँ पे क्या लिखा है, बायोमास मूवमेंट मेजर्स टोटल वेट ऑफ अ स्पीशीज मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस it actively travels affecting ecosystem through nutrient transport, seed dispersal and habitat alteration। तो C is the right one। तो आप आसान सी भाषा में अगर समझना हो एक लाइन में, तो बायोमास मतलब क्या है, आपका 80 किलो वजन पूरे दिन में कितने किलोमीटर चल रहा है। तो जहां जहां जाएगा, मान लो 5 किलोमीटर चल रहा है, तो आप कहोगे भैया ये है आपका ओवरऑल आपका बायोमास मूवमेंट, ठीक है, ये 8 5 40, ठीक है, ये आपका ओवरऑल क्या बायोमास मूवमेंट कहा जाएगा। लेकिन क्या इतना ही है, नहीं, जहां जहां आप 5 किलोमीटर चलोगे तो आप क्या करोगे, आप वहां पे चीजों कंज्यूम करोगे, आप अलग अलग चीजों को जो रेसिड्यू छोड़ते हुए जाओगे, वो चीज भी वहां के उस पर्टिकुलर इकोसिस्टम पे इंपैक्ट करेंगी। तो आर्टिकल बात करता है कि यहाँ पे बायोमास जो मूवमेंट है ह्यूमंस का, वो सबसे ज्यादा है। आप देखिए ध्यान से क्या लिखा है, जो ह्यूमंस का बायोमास मूवमेंट है वो एक्सीड करता है ऑल दी लैंड एनिमल्स कंबाइंड भी कर दिया जाए। क्यों, क्योंकि ह्यूमंस जो होते हैं मोटर व्हीकल्स भी लेके चलते हैं, तो मोटर व्हीकल से कार्बन एमिशन होता है, वो वहां के इकोसिस्टम पे इंपैक्ट करता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ह्यूमंस ने अपने खुद का दिमाग लगा करके ये चीजें और ज्यादा सीवियर कर दी हैं, ठीक है। तो इन शॉर्ट आपको बायोमास मूवमेंट का मतलब समझ में आ गया होगा। आई होप आपको इस आर्टिकल से मदद मिली होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।